संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। एसआईआर, बीएलओ की मौत, इंडियो क्राइसिस, तमाम इश्यूज, जन सरोकार के तमाम इश्यूज पर चर्चा जारी है। इसी बीच वंदे मातरम, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा रखवाई। 150 वर्ष पूरे हुए। बंकिम चंद्र सरकारी मुलाजिम थे और आज से 150 साल पहले उन्होंने आनंद मठ लिखा था, जिसमें वंदे मातरम भी चर्चा हुई थी। इसको लेकर संसद में लगातार बहस जारी है और सबसे दिलचस्प है कि बीएम के सांसद ए राजा ने कहा कि वंदे मातरम पर विभाजन मुसलमानों ने नहीं, बीजेपी ने पैदा किया। अखिलेश यादव, गौरव गोगोई ने कांग्रेस की तरफ से जोरदार हमला बोला है। आखिर बताइए, जब देश में इतने सारे इश्यूज हों एक साथ, जानबूझकर प्रधानमंत्री ने इस बात की चर्चा रखवाई आनंद मठ पे, वंदे मातरम पे, क्या है पूरा मामला? बहुत सारे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनके बातों से लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गीत है। और नेहरू से लेकर तमाम इमरजेंसी सब मुद्दे उछल कर आए हैं। इमरजेंसी पे हम लोग का अपना एक अलग टेक है, जो लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुन भी रहे होंगे। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज क्या हंगामा चल रहा है संसद में, क्या क्या हुआ, जरा इस पे चर्चा करेंगे। और वंदे मातरम बहस कराने के पीछे सरकार का असली मकसद क्या? स्वागत है सर। जी जी सर। देखिए सर, बिहार में वोट चोरी का मामला हो, उसके पहले से वोट चोरी का मामला उठ रहा है। बिहार के जी। चुनाव के बारे में खुद जो है वो आपके एनडीए के नेताओं को विश्वास नहीं है कि कहां से ऐसा बक्सा खुल गया। पहले से डिफेंसिव लोग जो है किस प्रकार सत्ता में आ गए, और आते ही जिस तरह बुलडोजर वहां चला, तो अगर लोकप्रिय वोट से सरकार बनी होती तो बुलडोजर नहीं चलता। बुलडोजर हम्म। चलने का मतलब हुआ कि हम आपके वोट से नहीं बने हैं, हमारा जो मन करेगा करेंगे। करेंगे। आप नाराज होइए तो होइए, क्योंकि आपका वोट तो हमने अदरवाइज जो है छाप दिया है जो है ईवीएम में। हम्म। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में इनके जो है विश्वस्त सहायक, नंबर दाहिने हाथ बाएं हाथ में से एक हाथ, नवनीत सहगल, हितेश, आपके क्या कहते हैं लॉ कमीशन से लेके अभी अभी आए आपके क्या कहते हैं पुतिन साहब, उसमें भी इनको कोई बहुत हासिल नहीं हुआ। और तो और छन छन के खबरें आ रही कि पुतिन ने इनको तेल की खरीद पर जो है काफी जो है धमकाया। फिर जो है आपके इनके चमचा मीडिया में जो रिपब्लिक टीवी है, अगर सोशल मीडिया पर विश्वास किया जाए तो वो सीधे सीधे पुतिन के को लेकर कह रही है कि डुप्लीकेट पुतिन आए थे, ओरिजिनल पुतिन नहीं आए थे। तो अब कुल मिला के ये है कि इस तरह की डिफेंसिव उसमें इन्होंने जो है एसआईआर पर जो बहस होने की बात लगातार विपक्ष कर रहा था, उसको स्वीकार करते हुए एक कंसेशन लिया कि हम वंदे मातरम पर भी बहस करेंगे, 150वीं जयंती है वगैरह वगैरह। अब बंकिम चंद्र तो सरकारी कर्मचारी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, हम्म। ना वो एक्टिविस्ट थे। और बंकिम चंद्र ने एक उपन्यास में इसको लिखा था, और उपन्यास में भी लिखी हुई चीज अगर जेरे बहस का मुद्दा बन जाए तो जी। इसको क्या कहा जा सकता है। तो उपन्यास में तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, तो राग दरबारी को भी जो है बहस बहस का मुद्दा बना दिया जाए। श्रीलाल शुक्ल ने जो लिखा है, जिसको कहा जाता हम्म। है कि राजनीतिक व्यंग्य की सबसे बड़ी पुस्तक है। फिर लगातार कंट्रोवर्सी में ही इन लोगों का जो है पूरा कार्यक्रम है, किस प्रकार नेहरू जी के चेहरे पर काली मूत दें, किस प्रकार जो है सरदार पटेल को कटघरे में खड़ा कर दें, किस प्रकार महात्मा गांधी को जो है वो क्या कहते हैं प्रतिगामी बता दें। महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग को लेकर के दक्षिणपंथी लोग काफी आपस में जो है क्या कहते हैं मतलब निंदात्मक रूप से जो है वो कार्यक्रम करते हैं। आज की डेट में जो भाजपा का सत्य का प्रयोग है, उसको किसी को स्वीकारने की हिम्मत और हैसियत है? हम्म। अभी अमेरिका से जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी दुनिया भर के ट्वीट जारी करके और लोग जारी करके कि एक बहुत आपत्तिजनक वीडियो आने वाला है, जिसके लिए वहां की सरकार ने परमिशन दे दिया है, और किसी दिन भी आ सकता है। उस दिन आएगा तो पता नहीं कौन सा बम फूटेगा, क्या उसको स्वीकार करने की हैसियत है? हम्म। महात्मा गांधी का तो व्यक्तित्व इतना विशाल था कि आपकी नजर में भले वो उनका प्रयोग घटिया प्रयोग हो, या स्तरहीन हो, या अश्लील हो, लेकिन उसको स्वीकारने की, उसको कहने की हैसियत और हिम्मत तो उनमें थी। आप तो रंगे हाथ जी। पकड़े जाते हैं, आपका वीडियो जारी होता है और आप कहते हैं कि सब चंगा सी। पका पकाया है, पकाया गया है, सब जो है डिस्टार्टेड वर्जन है, और ऐसा है और वैसा है।
तो कहने का मतलब है कि ये 7 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कहा था कि वंदे मातरम की पंक्तियों को कांग्रेस ने हटाया और इसी पंक्ति ने भारत के विभाजन के बीज बोए। उन्होंने कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंद जो इसकी मूल भावना का सार है हटा दिए गए। वंदे मातरम के दोहे तोड़ दिए गए। आज की पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि राष्ट्र निर्माण के इस महान मंत्र के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया, क्योंकि यही विभाजनकारी मानसिकता आज भी राष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी के परिप्रेक्ष्य में शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह में नरेंद्र मोदी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बहस की शुरुआत कर रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का लोकसभा में बहस में भाग लेने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया, जब बहस के लिए कुल 10 घंटे तय किए गए। एनडीए नेताओं के साथ कांग्रेस के 8 नेता भी लोकसभा में बोलेंगे। ये हैं लोकसभा के उपनेता गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपक हुड्डा, बिमोल अकाईजाम, प्रणीति शिंदे, प्रशांत पडोले, चम्मला रेड्डी और ज्योत्सना महंत। लोकसभा में वंदे मातरम की चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश में शक्ति और प्रेरणा दी। अब कितने लोग उस समय जो है बंकिम चंद्र का आनंद मंठ उपन्यास पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे, और वो भी बंगला में उपन्यास था, जबकि उसका कोई हिंदी में अनुवाद नहीं था। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने बंकिम चंद्र की उससे जो है मतलब प्रेरणा ली। और फिर ऐसा क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो है जनगण मन अधिनायक जन राष्ट्रगीत बनाया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान का जो है तो दर्जा नहीं दिया गया, उसके बाद का दर्जा था। तो ऐसा वही क्या हुआ? बंगाल के संदर्भ में था। और बंगाल संदर्भ में था। और दूसरी बात, ये साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि वंदे मातरम ही जो है असली राष्ट्रगान है, और जो है जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो कभी तो जो है चुनाव में रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बना के प्रधानमंत्री हमारे जो है स्वांग रच के जो है बंगाल में पहुंचते हैं। अब की बार वो बंकिम चंद्र चटर्जी क्या जो है वो पूंछ पकड़े हुए हैं। इस बार बंगाल का जो चुनाव होगा वो बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पर वो लड़ेंगे। अब की बार रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार रविंद्रनाथ टैगोर का मामला फुस हो गया और ममता बनर्जी की सरकार दोबारा आ गई। तो उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए तब देश में 150। औपनिवेशिक शासन के अधीन था, और इसकी 100वीं वर्षगांठ पर देश आपातकाल के अधीन था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम, देखिए मैंने आपातकाल भी ले आए उसमें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम सभी भारतीयों के लिए एकजुटता का विषय था और भारत ने इसकी प्रेरणा से अंग्रेजों से स्वतंत्रता हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार 150 वर्षों के बाद वंदे मातरम के गौरव को पुनः स्थापित करना चाहती है। निगाह हमें बंगाल चुनाव है, और बंगाल में जो एसआईआर का विवाद है उसमें पानी डालना है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को वंदे मातरम को हटाने पर जो निशाना तो साधा ही, और कहा कि मुस्लिम लीग के दबाव में जो है कांग्रेस ने ये बदलाव किए थे। इसी दबाव के चलते अंततः भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ, राष्ट्रगीत का अपमान किया गया। चलिए राष्ट्रगान नहीं कहा, राष्ट्रगीत कहा। नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिखे पत्र में कहा था कि वंदे मातरम मुसलमानों को भड़का सकता है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी वंदे मातरम का अपमान करती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में फूट डालो राज करो की ब्रिटिश नीति के दौरान वंदे मातरम लोगों को एकजुट करने का बंगाल में फूट डालो राज करो के ब्रिटिश नीति के दौरान वंदे मातरम लोगों को एकजुट करने का बड़ा कारण था, और यह बंगाल के विभाजन के दौरान एक चट्टान की तरह खड़ा था। जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हम यह वेद काल को याद दिलाता है। वह कहता है कि धरती मेरी माँ है, मैं इस धरती का पुत्र हूँ। वंदे मातरम जैसा कोई वैश्विक गीत नहीं है। यह गीत लंदन के इंडिया हाउस में भी गूंजा था। अंग्रेजों को वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने इस कविता को छापने और प्रसार प्रसार को रोकने के कानून भी बनाए। विभिन्न विचारधाराओं वाले विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों ने सेना अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई में वंदे मातरम को एक ही नारे को एकजुट किया। अब इसके जवाब में कांग्रेस के जो नेता हैं गौरव गोगोई ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए मैंने कांग्रेस ने इसका बहुत जोरदार जवाब दिया। भाजपा की वैचारिक विरासत पर सवाल उठाए और स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस नेतृत्व की तुलना की। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन जब लाखों लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब उनके राजनीतिक पूर्वज कहाँ थे? कांग्रेस नेताओं ने बलिदान
दिए जेल गए, अपनी जान दी, सत्ताधारी पार्टी इतिहास को दोबारा नहीं लिख सकती। गोगोई ने कहा कि भाजपा बंगाल की विरासत को तोड़ मरोड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी बंगाल को समझने की कोशिश नहीं की। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में निहित एक गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा के प्रतिनिधि थे, जिसे भाजपा सीखने या सम्मान देने में विफल रही है। गोगोई ने कहा, सब कुछ बांग्लादेशी है, वे नहीं समझते कि बंकिम चंद्र असल में कौन थे। वोट चोरी, दिल्ली ब्लास्ट, रुपए की गिरावट पर चर्चा नहीं हो रही है, बंकिम चंद्र पर चर्चा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे वंदे मातरम का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी है जिसने इसे राष्ट्रीय गीत को उसकी सच्ची भावना के साथ संरक्षित रखा है। गौरव गोगोई ने वंदे मातरम की चर्चा के दौरान वोट चोरी के आरोपों, दिल्ली बम विस्फोट की घटना और रुपए के मूल्य में गिरावट का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। भाजपा सांसदों और चर्चा की अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल ने इसका विरोध किया और सांसद से चर्चा के विषय पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम नकली राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। वंदे मातरम एकता का एक प्रमुख कारक था जिसके प्रसार में अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। अंततः उन्हें इस पर प्रतिबंध लगाने को मजबूर होना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपने पक्ष में करने, उन्हें हड़पने की कोशिश कर रही है जिनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अब इस पर विपक्ष के लोगों ने और क्या क्या कहा, बहस शुरू होने के पहले वो भी मैं बता देता हूँ। दोनों लोगों का जो है आपका गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार वंदे मातरम के संबंध में फिर जो है चर्चा का विषय बने। दोनों नेताओं ने इस गीत को किस संदर्भ में देखा था, आज इसका राजनीतिक इस्तेमाल क्या संकेत देता है। वंदे मातरम के 150वें वर्ष, जिसे भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया थे। अब समझ लीजिए कि उस समय भाजपा जनसंघ नहीं था, वो लोग तो विरोध में खड़े थे। बीजेपी ने खुला झूठ बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपने सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देते हुए 1937 में केवल वंदे मातरम का छोटा रूप अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस झूठ को दोहराते हुए कहा कि 1937 में राष्ट्रीय गीत की महत्वपूर्ण पंक्तियां हटा दी गईं और यहां तक कहा कि इससे देश में विभाजन के बीज बोए गए। इस संदर्भ में याद करना जरूरी है कि 23 अगस्त 1947 को कोलकाता की एक प्रार्थना सभा में जब किसी ने अल्लाह अकबर कहा और अन्य लोग वंदे मातरम बोलने लगे, तो गांधी जी ने साफ किया कि वंदे मातरम कोई धार्मिक नारा नहीं बल्कि यह एक राजनीतिक उद्घोष है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इस विषय पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से राय ली। टैगोर ने सुझाव के अनुसार कांग्रेस कार्य समिति के हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों ने निर्णय लिया कि गीत के शुरुआती दो छंद किसी को आपत्तिजनक नहीं लगते और उन्हें सबको मिलकर गाना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि इसे कभी मुसलमानों का अपमान करने या उन्हें ठेस पहुंचाने के लिए नहीं गाना चाहिए, जबकि आज यही हो रहा है कि ठेस पहुंचाने के लिए वंदे मातरम का उपयोग किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और एक पूर्व भाजपाई जो बाद में टीएमसी में शामिल हो गया था, उसने जिस तरह बाबरी मस्जिद वहां बनाने और निर्माण करने की घोषणा की और आधारशिला रखी, वो भी इसी डिजाइन का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम मातृभूमि को समर्पित एक ओजस्वी गीत है जिसने राजनीतिक बंगाल को प्रेरित किया और जिसके लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने यातनाएं सही और बलिदान दिया। कांग्रेस द्वारा 1937 में पारित प्रस्ताव 1937 जब भाजपा का तो जन्म ही नहीं हुआ था और जनसंघ भी जन्मा था या नहीं पता, ये हमें तो भाई नहीं जानकारी नहीं है, आपको अगर हो तो संघ जरूर नहीं रहा नहीं। होगा। 1937 में पारित प्रस्ताव में यह भी कहा था कि जहां भी वंदे मातरम गाया जाए वहां केवल पहले दो छंद गाए जाए और आयोजकों को स्वतंत्रता हो कि इसके साथ कोई और आपत्तिहीन गीत गा सके। बीजेपी और मोदी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गाया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। अब ये सब बात अगर बहस नहीं होती तो सामने कैसे आती सर, हम लोग भी इस बात से अनजान थे। यह दुखद है कि मोदी न सिर्फ टैगोर के 1937 के निर्णय का अनादर कर रहे हैं बल्कि संविधान सभा की उस बुद्धिमत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जिसने उसी रूप में वंदे मातरम को अपनाया। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को कहा था कि जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया जाता है और वंदे मातरम जिसने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई उसे भी समान सम्मान और दर्जा प्राप्त होगा।
1950। उन्होंने अभी बताया कि इस विषय पर प्रस्ताव लाने के बजाय यह बेहतर समझा गया कि अध्यक्ष स्वयं इसकी घोषणा करें। इतिहास साफ बताता है कि टैगोर ने 1896 में इसे गाया और बाद में तय किया कि केवल शुरुआती 2 छंद ही उपयुक्त हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा 150वीं वर्षगांठ के नाम पर विभाजनकारी राजनीति के लिए इतिहास को तोड़ना मरोड़ना ये निंदनीय है। यह भावनाओं में श्रेष्ठ और अन्य देशों के गीतों से कहीं अधिक मधुर है। इसमें किसी के प्रति द्वेष नहीं, केवल देशभक्ति की भावना है या भारत माता की स्तुति है जिसे हम अपनी माँ की पूजा करते हैं। 27 अप्रैल को चेन्नई में 27 अप्रैल 1915 को मद्रास चेन्नई में YMCA में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम सुनकर लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि यह गीत साहस और देशभक्ति जगाता है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे शासक गलत कर रहे हैं तो हमें बोलना देश हित में जरूरी लगता है तो कहो, भले ही उसे राजद्रोह समझा जाए, परंतु परिणाम भुगतने को तैयार रहो। आज जब लोग सरकार की गलतियों को इशारा करते हैं और उन पर दंडात्मक कार्रवाई होती है तब गांधी जी के शब्द प्रासंगिक हो उठते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सत्ताधारी असहमत को दबा रहे हैं तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने का अर्थ ही क्या रह जाता है। इसका अर्थ बंगाल चुनाव है, बंगाल SIR की बेईमानी है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और बढ़ाना है। ये मैं कह जी 1 जुलाई 1939 को हरिजन में गांधी जी ने लिखा था, अगर किसी को किसी कारण से वंदे मातरम से आपत्ति हो तो उसे जबरदस्ती नहीं गाना चाहिए। अपनी पुस्तक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में भी उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया था कि किसी पर गीत थोपा न जाए। लेकिन आज भाजपा क्या कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, वो इसे थोपने की कोशिश थोप रहे हैं। वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक डिवाइड जितनी और तेजी से बढ़े, ताकि सीधे सीधे जो है वो क्या कहते हैं आपके सांप्रदायिक आधार पर जो है मतलब क्या कहते हैं वो केवल दंगा ही जो है वो सांप्रदायिकता नहीं बढ़ाता, ये सब भी सांप्रदायिकता बढ़ाता है। राष्ट्रपिता हम्म। गांधी जी के विचार आज भी और भी महत्वपूर्ण है। जब वंदे मातरम की वर्षगांठ के अवसर पर समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, इतिहास को विकृत किया जा रहा है और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी अच्छा, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के विषय पर कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी वंदे मातरम गीत को भी राजनीति का मुद्दा बना रही है। हमारे इलाहाबाद से कांग्रेस के सांसद उज्जवल रमन सिंह ने वंदे मातरम पर कहा कि बीजेपी आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी, बीजेपी का दूर दूर पता नहीं था। वंदे मातरम हम सबके लिए है, हम पार्टी के लोगों के लिए गर्व की बात है। अगर उन्होंने आजादी से पहले वंदे मातरम के लिए लाठियां खाई होती और इसके लिए अपनी जान कुर्बान की होती तो आज उन्हें बोलने का हक था। लेकिन यहाँ तो मामला ही सब उल्टा है। एक देश की सवाल है जनता सर। के साथ बीजेपी का हम्म, सरोकार नहीं है, लोग इस सरकार से कट चुके हैं। वे स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों पर उपहास करना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब भारत आजादी के लिए लड़ाई चरम पर थी तब कांग्रेस वंदे मातरम गाकर कुर्बानी और बलिदान का इतिहास लिख रही थी। कांग्रेस के अधिवेशन वंदे मातरम गीत के साथ शुरू और संपन्न होते थे। उस समय बीजेपी संगठन से जुड़े हुए उनके नेता अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। अब बीजेपी के लोग वंदे मातरम पर चर्चा के लिए अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो ये सर ये स्थिति है। तो पूरे देश सर में हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बढ़ाने के लिए जो भी काम कर सकती है वो बीजेपी उसमें कर रही है। और SIR के पहले वंदे मातरम पर बहस इसीलिए रखी गई ताकि प्रधानमंत्री इसी बहाने अपनी भड़ास निकाल सके। क्यों? क्योंकि उनको इस बीच में अपनी भड़ास निकालने का मौका नहीं मिला था। और वोट चोरी से लेके तमाम मुद्दे हैं, पहलगाम का हमला है, अभी पुतिन की यात्रा तक विवादित है आपसे। और फिर अब जेलेंस्की का जो है स्वागत करने की जो है तैयारी हो रही है ताकि कूटनीति में बराबर रहे कि हमने उनको भी बुलाया तो हमने उनको भी बुलाया। पूरा जो है हम्म, एकदम पहले से माहौल बनाया गया था कि रूस भारत को ये जो है रक्षा सौदे में ये सब देगा और वो कहीं से गायब है। इसी बीच में 9,000 करोड़ की डील जो है वो हेलीकॉप्टर की जो है आपके नवंबर महीने में अमेरिका से कर रही है और अमेरिका के इशारे पर भारत सरकार कठपुतली की तरह नाच रही है।
और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बन जाए। अरे प्रधानमंत्री जी, आप जवाहरलाल नेहरू के पसंगे भी नहीं मिल सकते। जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या कहते हैं, बैरिस्टर थे। आप आपकी तो डिग्री ही संदिग्ध है, अभी तक आप अपनी डिग्री ही नहीं दिखा पाते। जवाहरलाल नेहरू का तो सब कुछ ओपन है। जवाहरलाल नेहरू तो आजादी के पहले जब सरकार में शामिल हो रहे थे, उसी समय उन्होंने जो है आनंद भवन को छोड़ के अपनी सारी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी थी। आपने आप तो उस समय पैदा भी पता नहीं हुए थे कि नहीं हुए थे, क्योंकि तब तो आपके पिताजी चाय की दुकान चलाते थे। अभी आपकी एक चाय की जो है फोटो को एआई जनरेटर जो है फेसबुक पे रागिनी नायक ने जारी कर दिया, तो उसको लेके जो है उनके खिलाफ पूरी ट्रोल आर्मी सक्रिय हो गई। अरे भाई, आप ही तो कहते हैं कि हम चाय बेचते थे। आप तो रोने का कोई जी मौका नहीं छोड़ते थे। जवाहरलाल नेहरू तो कभी नहीं रोते थे। वो तो इतने दिन बेचारे जेल में रहे, उनकी पत्नी जो है उसी में टीबी का शिकार हो गई, वो जो है दिवंगत हो गई इतनी कम उम्र में। जवाहरलाल नेहरू के दुनिया भर के स्कैंडल मामले को आप बढ़ा करके, आप कश्मीरियों को जानते हैं? कश्मीर में पूरा परिवार एक रजाई के भीतर एक साथ सोता है। जो न जानते हो आज जान लें। एक रजाई के भीतर पूरा परिवार, इतनी बड़ी रजाई होती है, उसके एक रजाई के भीतर पूरा परिवार सोता है। कश्मीरियों को आप जानते क्या है? पहले आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ भी बोलने के पहले जाके जो है समझिए कि कश्मीरी किस तरह रहते हैं, कश्मीरियों की जीवन शैली क्या है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इतनी वहां ठंड पड़ती है। और जी उनके उसको देख करके आप जो है तमाम तरह का जो है क्या कहते हैं, मतलब वो बनाते हैं। और आपका ये जो सब स्कैंडल का जो सुब्रमण्यम स्वामी रोज सवेरे से शाम तक यस गान आपका करते हैं, उस पर आप क्या कर रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी पर क्यों नहीं ईडी उडी भेजते? जैसे आप बाकी लोगों पर भेजते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी पर भी ईडी उडी भेज के देखिए। हम लोग भी देखेंगे, हाँ भाई सुब्रमण्यम स्वामी इतना प्रलाप करते हैं, उनको लाल किले से फांसी दे दी जाए, इतना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका वाला जो वीडियो आने वाला है, उसमें तमाम और भी बड़े बड़े लोगों के नाम है। और तो और वो पोडोफाइलम से भी, पोडोफाइलस या पोडोफाइलम क्या कहा जाता है, बाल यौन प्रॉब्लम को, वो उससे संबंधित वीडियो हो सकता है। यानी और भी करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आप वंदे मातरम कीजिए, इसके बाद और कोई मुद्दा ढूंढिए, और ढूंढने के बाद उस पर जो है जो करना हो आप आगे भी विभाजन करिए। अब हिंदू मुसलमान लोग अगली बार लड़िए, देखिए बंगाली कितना आपको वोट देते हैं। जी सर। सर 15 अगस्त 1947 से पहले किसी आरएसएस वालों ने वंदे मातरम गाया था? कहीं नहीं। वो तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि ये गाते हैं, हम्म उनका तो राष्ट्रगीत यही है। वो तो हम्म जनगण मन भी नहीं गाते थे, पता नहीं कैसे 1-2 साल से जो है, या जब से सरकार मोदी की बनी आलोचना हुई, तो जो है नागपुर में राष्ट्रीय झंडा फहराने लगा। नहीं, पहले तो राष्ट्रीय झंडा तक नहीं फहराया जाता था। जी हाँ, उनका तो राष्ट्रीय झंडा सदैव से केसरिया रहा। हम्म। उनको तो केसरिया के साथ हरा रंग बर्दाश्त ही नहीं है। जी और जब ये बड़े चलिए उसकी सर। बात है कि इनके मैक्सिमम नेताओं के बाल बच्चे जो है उनको हरे रंग वाले ही जो है क्या कहते हैं अपने जीवन साथी पसंद है। और बड़े हम्म। बड़े लोग उसमें जो है क्या कहते हैं उसकी लाइन में लगे हुए, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। ना। ये मुख्तार अब्बास नकवी जो इनके राष्ट्रीय दामाद हैं, उन पर कभी नहीं चर्चा करेंगे। जी आडवाणी जी की शाहनवाज भतीजी ने हुसैन। मुस्लिम में शादी किया, उस पर कभी नहीं चर्चा करेंगे। शाहनवाज हुसैन जो इनके दामाद हैं, उन पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। हम्म। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और वंदे मातरम आरएसएस ने आजादी से पहले कभी नहीं गाया है, उनका ये राष्ट्रगीत कभी नहीं रहा। और इसका भुनाकर देश में हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। जो उनका पर्पस था, इस गीत का जो पर्पस था, वो था एक तरह से राष्ट्रवादी मोबिलाइजेशन। उस राष्ट्रवादी मोबिलाइजेशन में आरएसएस कभी नहीं रहा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। जी नमस्ते।